मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं छपरा सारण से हूँ और मैंने पहली से 10 तक की पढ़ाई अपने गांव से ही करा हूँ, छपरा के गांव से ही किए हैं और शुद्ध रूप से सरकारी स्कूल से किए हैं। और इंटरमीडिएट के लिए एन कॉलेज पटना आए, फिर वहाँ से इंटर कंप्लीट किए। उसके बाद स्नातक के लिए बीएन कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में आए और उस 22-25 मेरा स्नातक का सेशन रहा। तो अभी 22-25 ख़त्म होने को है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसका कारण ये रहा कि एग्ज़ाम मेरा छूट गया और इसके कारण बैक लग गया। परंतु दूसरे यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, DU, BHU वगैरह में ऐसा नहीं होता है। मेरा ग्रेजुएशन 22-25 सेशन है, तो 22-25 से कर रहे हैं, तो मेरा 22-25 इस वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर हुआ नहीं। कारण ये हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा एग्ज़ाम छूट गया, तबीयत ख़राब हो गया तो घर चले गए, तो एग्ज़ाम देने की स्थिति में नहीं थे, तो एग्ज़ाम छूट गया। तो फिर सेकेंड सेमेस्टर में बैठ गए, एग्ज़ाम में प्रोमोटेड थे और थर्ड सेमेस्टर में गए तो नियम लग गया कि 28 क्रेडिट होना चाहिए। तो मेरा एग्ज़ाम छूटने के कारण 28 क्रेडिट पूरा ही नहीं पूरा, तो हम थर्ड सेमेस्टर में बैठ नहीं पाए और नहीं बैठ पाए तो थर्ड के बाद थर्ड में नहीं बैठ पाए, 1 साल बैक लग गया। तो रेगुलर से हम 1 साल बैक हो गए। तो DU यूनिवर्सिटी है, उसमें बैक आपका लग गया तो आपका रेगुलर कोर्स चलते रहेगा और बाद में भी जो आपका बैक लगा हो बाद में भी एग्ज़ाम दे दीजिएगा। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। आपका एग्ज़ाम अगर छूट गया तो पहले उसको क्लियर करिएगा, तब आगे आपका सेशन बढ़ेगा, नहीं तो नहीं, बैक लग जाएगा एग्ज़ाम। अभी यहाँ रह रहे हैं, जब से रह रहे हैं अभी तक का अनुभव आपका कैसा रहा है? जहाँ से आए हैं वहाँ के तुलना में यहाँ तो बहुत बेहतर है सब मामले में। इससे तो बिजली के मामला में यहाँ हमें बिजली ज़्यादातर रहती है यहाँ पे, और सड़क के मामला में भी सड़क है यहाँ पे, वहाँ तो है ही नहीं। वहाँ वॉशरूम वगैरह तो यहाँ है, वहाँ है ही नहीं। आदमी वहाँ पे तो लोग बाहर जाते हैं। और यहाँ यहाँ वहाँ पे पढ़ाई शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे तो बहुत कुछ है, कोचिंग वगैरह भी है, यूनिवर्सिटी भी है। हमारे यहाँ तो है ही नहीं, जहाँ से हमारे गांव से आए हैं तो वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बेहतर कोचिंग वगैरह है, यूनिवर्सिटी भी है वहाँ की तुलना में यहाँ पे सब यहाँ तो वॉशरूम है ना, गंदा हो या साफ, लेकिन है ना, वहाँ तो है ही नहीं। वहाँ तो आदमी के खेत में जाते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है, नल भी है, वॉशरूम भी है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं। न वहाँ खाने में क्या है, यहाँ पे एक फेमस है DBC, दाल भात चोखा। यहीं पे सुबह का दाल भात चोखा से निपट जाता है और शाम में सब्जी, हम लोग कोचिंग जाते हैं उस समय सब्जी लाते हैं और रोटी बनाकर खुद से बनाकर खाकर सो जाते हैं। और इसमें बनाने में लगभग दोनों टाइम मिला लें तो 3-4 घंटे लग जाते हैं। बर्तन धोने उन्हें मिलाकर 3-4 घंटे इसी में लॉस हो जाता है। और कोचिंग में गए तो 4 घंटा लगभग कोचिंग का चला जाता है और ऐसे ही और 7-8 घंटा सुना। वैसे खाना में बहुत लगभग समय स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समय तो इसी में गुजर जाता है। बिजनेस, गुजरात का युवा बिजनेस करता है, बिहार का युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में पूरा 40 साल खपा देता है। बिहार के युवा सरकारी नौकरी की तैयारी इसीलिए कर रहा है क्योंकि यही है ही, केवल सरकारी नौकरी है ही। बिजनेस तब ना करेगा, उसके पास पैसा रहेगा तब ना। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, न पैसा है, न कोई ऐसे सरकार भी ऐसे कोई योजना वगैरह नहीं है कि जिसके तहत आप लोन वगैरह ले उतना कि आप बिजनेस कर पाएँ, या अवेयरनेस भी नहीं है उतना, शिक्षा भी नहीं है कि आदमी ये समझ पाए कि बिज़नेस के लिए क्या क्या लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये सब भी नहीं है। तो एक ही सीधा और सरल मार्ग लगता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करें। कोई सा भी लग जाए, चपरासी से लेकर UPSC तक लड़का तैयारी करते हैं, इनमें से कोई सा भी हो। जो सरकारी नौकरी का बिहार में ज़्यादातर क्रेज इसीलिए है क्योंकि सब कुछ दिलाता है। समाज, आपका आर्थिक स्थिति बदलेगा, सामाजिक स्थिति बदलेगा और आगे चल के राजनीतिक भी उसमें भागीदारी मिलेगी आपको। तो सब कुछ यही है सरकारी नौकरी। हाँ, डर तो लगता है। जैसे वैकेंसी का भी स्थिति सब चुनावी मामला है। चुनाव रहेगी तो फिर बहुत सारा वैकेंसी आएगा, नहीं तो ऐसे सुखाड़ आएगा। चुनाव के समय बाढ़ आ जाएगा वैकेंसी का और ऐसे सुखाड़ आ जाएगा वैकेंसी। तो ऐसे है, तो डर तो लगा रहता है। एज का भी डर लगा रहता है कि अभी एज हम लोग मान लीजिए 21-22 हो गया है
और अगला चुनाव 5 साल बाद होगा, तो 5 साल बाद होगा तो उस समय आदमी 25-26 एज हो जाएगा, तो लगभग बहुत सारी वैकेंसी तो एज ओवर एज होने के कारण ही छूट जाएगी। तो ऐसे भी डर लगा रहता है कि मतलब नहीं होगा तो क्या होगा। तो यही अब यहाँ पे जो सरकारी नौकरी का क्रेज़ है, जो प्राइवेट नौकरी में कितना भी आप कमा लीजिए, इससे सरकारी नौकरी में आप 30,000 35,000 कमाइएगा, वहाँ पे इससे 3-4 गुना ज़्यादा भी कमाइएगा तो वो आपको इज्जत, वो आपको सम्मान नहीं मिलेगा जो आपको सरकारी नौकरी में मिलेगा। इसलिए सरकारी नौकरी के ही कितना भी उम्र हो जाए, आदमी चाहता है कि सरकारी नौकरी अंतिम उम्र तक, मैक्सिमम एज तक तैयारी करते रहें जब तक कि हो ना जाए। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिनका उम्र 30-32 साल हो गया है, अब वो ऐसे स्थिति में फंस गए हैं कि अब वो घर भी नहीं जा सकते हैं और दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में तैयारी करते कोई स्किल वगैरह सीखे नहीं, अब केवल कोचिंग वगैरह किए हैं और पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहें, कोई स्किल उनके पास आए नहीं कि कहीं जाकर कोई कुछ काम कर लें। तो इसीलिए अब ये एक ही ऑप्शन है बच गया, या सरकारी नौकरी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अब घर रिटर्न जाए, वही है। जो तैयारी करता है एस्पिरेंट के बहुत घर से प्रेशर रहता है, बहुत सारा शादी उदी के लेकर प्रेशर रहता है, पैसा खर्च होता है उसके लेकर प्रेशर रहता है कि इतना दिन और समय बीतता है ज़्यादा, तो उसके भी लेकर प्रेशर रहता है कि क्या कर रहे हो, इतना दिन हो गया अभी तक नहीं हुआ, और शादी वगैरह के भी ज़्यादातर प्रेशर है। मानसिक स्थिति के बारे में बात होती है आप लोगों में? नहीं, ये सब यहाँ कहाँ होता है। मानसिक स्थिति ये, यहाँ पे स्टूडेंट लंबे समय तक तैयारी कर के सरकारी नौकरी उनको तो मिल नहीं रहे, तो लोग मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, जिसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन हम लोग समझते हैं, लेकिन घर वाले तो समझते नहीं हैं, उनको हम ही लोग में दोष दिखता है कि तुम ही से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जो भी लड़का तैयारी कर रहा है, वैकेंसी हो तभी ना लड़का कोई भी स्टूडेंट उसका तैयारी करेगा, वैकेंसी ही नहीं आ रही। 5-5 साल जब चुनाव होगी उस समय वैकेंसी आता है, 5 साल बाद वैकेंसी देखने को मिलती है। तब स्टूडेंट करे तो क्या करे, वो तैयारी करता है, लेकिन अब एक बार चांस छूट गया तो फिर 5 साल बाद उसको मिलेगा, तो इस तरह उसका एज भी ज़्यादा होते जाता है, ओवर एज भी हो जाता है। हाँ, कॉलेज में क्लास तो होता था, रेगुलर होता था, से पढ़ाई भी ठीक ठाक, मतलब अच्छा ठीक ठाक क्लास वगैरह पढ़ाई भी अच्छी होती थी। लेकिन वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्डिंग, वहाँ पे जो व्यवस्था था प्रशासनिक वगैरह, वो सब बहुत बेकार था। जैसे कि कभी भी कोई किसी छात्र को मारपीट कर, जो हॉस्टल था वहाँ पे हॉस्टल में कुछ छात्र रहते थे, वो खुद संगठन बनाए रहते थे, और कोई भी छात्रों को से उलझ जाते थे, सब कोई मिलकर किसी एक या 2 छात्रों को पीटने लगते थे। तो वहाँ पे ये सब कमी रहा। ऐसा भी हुआ कि किसी छात्र को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि एग्ज़ाम देते हुए छात्र पर बम फेंका गया, जिससे उसका सर फट गया। अभी हाल ही के मामला है, 1 साल लगभग होने को होगा, तो उस बम मार दिया गया उसका, तो मर गया। ऐसे मतलब मर्डर वगैरह भी होते रहता था आम, ये समझ लीजिए कि ये सब आम बात हो गया। हाँ एकदम, हाँ मर्डर कॉलेज में हमेशा होता है, हर साल। हम लोग अभी 3 साल कॉलेज में बीत गया लगभग, तो हर 3-4 मर्डर ऐसे हो गए, हर साल 1-2 ऐसा सुनने को मिल जाता था कि कभी गोली मारकर हत्या कर दी गई, कभी बम मारकर हत्या कर दी गई। तो ऐसे होता था। हमें सभी जो भी छात्र हॉस्टल में नहीं रहते थे वो हमेशा डरे हुए रहते थे। किन से? तो जो हॉस्टल में रहते थे उन स्टूडेंट से हमेशा डरे रहते थे, क्योंकि वो लोग संगठन में रहता था, लोग खुद ही उल्टा गलती चलता था। लेकिन जो नॉर्मल छात्र वो सह लेता था, क्योंकि अगर बोल देगा तो मार देगा। अब कोई प्रिंसिपल से शिकायत भी नहीं कर सकता है, कारण वो पिटने लगता था लोग मिलकर, तो इसी कारण नहीं शिकायत भी कर सकता, नहीं केस भी कर सकता है। केस करने जाइएगा तो मालूम ये चल जाएगा कि आप केस किए हैं, तो आपको पीटेगा लोग। तो इस तरह पीटेगा कि आपको लगभग कॉलेज छोड़ना ही पड़ जाएगा, इतना आपको मजबूर करा जाएगा, तो कि कॉलेज इतना टॉर्चर करा जाएगा कि कॉलेज छोड़ने पर आप मजबूर हो जाइएगा, और ये छोड़ ही दीजिएगा लगभग।
कॉलेज हॉस्टल में तो बैच के भी कुछ लोग हैं, और पहले जो 5 साल 10 साल पहले जो हमारे बहुत मोस्ट सीनियर थे वो भी रहते हैं लोग। क्या जाने यहाँ पे क्या करता है लोग, लेकिन रहता है लोग वही लोग। गुंडाई में मामला में भी वही लोग संदिग्ध पाया जाता है लोग हमेशा। तो वो लोग रहता है लोग, मतलब 5 साल 10 साल पहले पास हो गया फिर भी रह रहा है लोग वैसे बरियारी करके। जो नए छात्र रहते हैं उनको उतना सभी लोग का हॉस्टल नहीं उपलब्ध हो पाता है, कारण कि पहले ये सब कब्जा करके रखा रहता है लोग। इसी कारण सभी जो भी न्यू छात्र हैं उनको नहीं मिल पाता है हॉस्टल। हॉस्टल में जातिवाद है, जाति के आधार पे ही जाति के आधार पे ही वहाँ पे जो भी सीनियर हैं वो जाति पूछकर ही रखते हैं, नहीं तो सीनियर का वहाँ पे कब्जा है। इसी कारण वो लोग जो भी नए छात्र जाते हैं उनको जाति के आधार पर रखा जाता है। जैसे हम बीएन कॉलेज हैं तो 2 हॉस्टल हैं, तो दोनों हॉस्टल का लगभग कथित रूप से जनरल जो हैं वही कब्जा कर रखे हैं। तो पहले पूछता है लोग कि मतलब जनरल कैटेगरी के हो कि नहीं। यदि जनरल कैटेगरी के हैं तो वो हॉस्टल में रखेंगे, और नहीं तो और दूसरे कास्ट वाले को नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार ये कास्टिज्म तो बहुत स्तर पर कॉलेज में पूरा है, बहुत कॉलेज हॉस्टल सब में बहुत कास्टिज्म होता है। कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं तो प्रोफेसर के जो रवैया रहता है उससे लगता है कि हाँ जातिवाद तो है। कॉलेज प्रोफेसर भी करते हैं बहुत। प्रोफेसर जैसे हम लोग का यहाँ पे टाइटल के अनुसार मालूम चल जाता है कि ये कौन सा कास्ट का है, तो उस पर ध्यान जो देता है लोग। और चाहे अलग से भी उनका थोड़ा परिचय जो है स्टूडेंट से परिचय जाति के आधार पर ज़्यादा प्रोफेसर के करीब चल जाते हैं। जिनका कास्ट उनसे मैच करता है वो अमूमन ये देखा जाता है कि जो इनके कास्ट के हैं वो उनका जो स्टूडेंट हैं वो प्रोफेसर के बहुत करीब है। यदि उनका कास्ट प्रोफेसर स्टूडेंट का मैच किया तो बहुत करीब मतलब वो लोग हो जाते हैं। लोअर कास्ट के भी हमारे प्रोफेसर हैं और अपर कास्ट के भी हैं। तो लोअर कास्ट के तो कम ही देख पाते हैं हम लोग कि करीब हैं। जो अपर कास्ट के हैं वो लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा हैं, और हाँ संख्या में भी ज़्यादा हैं, और पहचान वगैरह सब कुछ ज़्यादा है। और स्टूडेंट्स के उनके मतलब जोड़ के रखते हैं ज़्यादा। वैसे जो उनके कास्ट के होते हैं, जो अपर कास्ट के हैं, तो स्टूडेंट के थोड़ा सा लगता है कि मतलब क्योंकि जब हम यहाँ पे आए तो ये मतलब देख के लग गया था कि हाँ यहाँ पे कास्टिज्म होता है, और जिस कास्ट का वर्चस्व है हॉस्टल में वो हम उस कास्ट से आते नहीं। मेरा हॉस्टल अलाउड नहीं हुआ, हम अलाउड कराएं भी नहीं। क्योंकि जब हम यहाँ पे आए तो ये मतलब देख के लग गया था कि हाँ यहाँ पे कास्टिज्म होता है, और जिस कास्ट का वर्चस्व है हॉस्टल में वो हम उस कास्ट से आते नहीं, इसीलिए हम अलाउड कराए ही नहीं, गए ही नहीं वहाँ पे। तो इसीलिए अलाउड नहीं हुआ। और बाद में जब क्लास वगैरह करने लगे तो और अनुभव हुआ इधर, और महसूस हुआ। देखें बार बार मारपीट होते रहता था, तो हॉस्टल के लोग आते थे और जो भी कोई वही गलती करते थे, लेकिन कोई छात्र उसको टोक दिया, बोल दिया कि आप यहाँ पे गलत हैं, तो पीटने लगते थे कि तुम कैसे सिखा सकते। और ये भी होता था कि हॉस्टल से जो थे और आपके भले क्लासमेट हों, लेकिन हॉस्टल से तो उनको थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलना होता है। यदि आप उनका नाम ले लिए तो पीटने लगते हैं कि तुम कौन होते हो नाम लेने वाले। हम मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि सेकेंड ईयर में जब थे तो एक हमारे ही क्लासमेट थे, तो उनको केवल बोल दिए कि नाम लेकर बोल दिए, तो एक दिन ऐसे ही झगड़ा कर लिए। तो बाद में मालूम चला कि ये हॉस्टल से हैं, इसलिए इनको नाम नहीं लेना है, इनको भैया बोलना है। ऐसा हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कॉलेज प्रशासन वगैरह कुछ नहीं करता है, नहीं प्रिंसिपल नहीं कुछ भी। लड़ाई झगड़े होते रहता है। कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन क्या जाने कैमरा चलता है कि नहीं चलता है मालूम नहीं, लेकिन कैमरा के सामने भी झगड़ा कर लेता है लोग। हर क्लास में कैमरा लगा हुआ है? हाँ क्लास में भी कैमरा लगा हुआ है, सब क्लास में भी कैंपस में भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी झगड़ा नहीं रुकता है, हमेशा झगड़ा होता है। और झगड़ा बहुत बड़ा स्तर पर, इतना कि मतलब मार के सर वगैरह खून वगैरह निकाल दिया। कार्रवाई तो करती है। अभी जैसे बम कांड हुआ था तो कार्रवाई हुआ, अभी सब कोई जेल गया है, सब
पिटाई हुई। कार्रवाई पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन घटना हो जाने के बाद, घटना के पहले नहीं। सबको मालूम है कि ये घटना हो सकता है, यहाँ पे सबको ये मालूम है कि हॉस्टल में ये गुंडाई होता है, फिर भी कोई सुधार नहीं। सबको मालूम है कि इस हॉस्टल में इलीगल तरीके से स्टूडेंट रह रहे हैं, लेकिन कोई हटा नहीं रहा है उसको, कि कोई हटा नहीं है। आई जो भी क्लास जो रेगुलर हैं, जो लीगल छात्र हैं, वो कभी झगड़ा नहीं करते हैं। और जो बड़े जो सीनियर हैं लोग, जो 5 साल 10 साल पहले पास हो गया है और इलीगल तरीक़ा से रह रहा है, वो झगड़ा करते हैं। आइए प्रिंसिपल के भी मालूम है, सबको मालूम, यूनिवर्सिटी के सब VC वगैरह सबको मालूम है, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। DU BHU सेंट्रल जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का तो कोई दुख नहीं है, जाना ही नहीं चाहते थे वहाँ पे, क्योंकि हमारे ऐसे दोस्त लोग गए हैं वहाँ पे। तो यहाँ अब यहाँ पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अब ये उस समय तो दुख नहीं था, लेकिन अब लगता है कि दुख है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो हम लोग के चाहिए जो शिक्षा, वो मिला नहीं। जो हमारे दोस्त लोग जो DU BHU पहुँचे हुए हैं, उनको जो शिक्षा मिला, हम लोग जो पटना यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा लिए, उसमें बहुत सारा अंतर दिखा। पढ़ाई लिखाई में तो ठीक था, क्लास रेगुलर होता ही था, लेकिन जो व्यवहारिक था, जो पर्सनालिटी, जो जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलप, वो सब यहाँ पे नहीं मिले। वहाँ DU सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारा ऐसे ही होता था, यहाँ तो बहुत गुंडाई देखने को मिल गया हम लोग। पटना यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा गुंडाई ही देखने को मिल गया। कंपटीशन में तो हाँ कुछ तो अंतर दिखेगा ही, क्योंकि कोई भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई बिहार के ही टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पा रहा है। तो ऐसे तो जैसे अभी बिहार में लगभग लग रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है नहीं। हम लोग आपके लिए, आप एक स्टूडेंट हैं, यहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके लिए बिहार चुनाव का क्या मतलब है? बिहार चुनाव जब आता है तो आपको क्या लगता है? ये कुछ वैचारिक स्तर पर आप सोचते हैं कि लालू यादव सामाजिक न्याय का बात करते हैं तो उनको दिया जाए, या भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है तो उसको दिया जाए? आप क्या सोचते हैं बिहार चुनाव के लिए आपका क्या मतलब है? आपके लिए बिहार चुनाव का क्या मतलब है? हम एक छात्र हैं और जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हमारे लिए तो बिहार चुनाव वैकेंसी के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि बिहार चुनाव के कारण बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, और दूसरा ये कि भारत के एक नागरिक होने के कारण, और भारत एक लोकतंत्र देश है, इसका लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए तो चुनाव बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण हो गया। और चुनावी बहुत सारे काम भी किया जाता है, चुनाव में ही सारी काम किया जाता है। जैसे बहुत सारे योजनाएं देखिएगा, अभी 2025 में देख लीजिए, 10 हज़ार दिया गया महिला रोजगार योजना के तहत। ये चुनाव से पहले ये सब नहीं दिखेगा आपको, लेकिन चुनाव में ये सब दिखेगा। इसलिए चुनाव इम्पोर्टेंट हो जाता है सबके लिए। स्टूडेंट के लिए हो गया, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है उसके लिए हो गया, वैकेंसी बहुत मिल जाएगी, बहुत सारे सरकारी नौकरी देखने को मिल जाएगा। और जो आम आदमी है उसके लिए कुछ रोज़गार के लिए पैसा वगैरह मिल जाएगा। बहुत सारे रेवड़ी भी बांटा जाता है, ये सब हो गया। चुनाव आया तो आप देख लीजिए बहुत सारी वैकेंसी, जैसे कि बिहार पुलिस 20 हज़ार वैकेंसी, इसके पहले आप कभी भी नहीं देखिएगा कि वैकेंसी आया हो। और बहुत सारी वैकेंसी जैसे टीचर वगैरह के भी इधर आने वाला है। और बिहार SSC CGL 4 करके ये सब वैकेंसी सब चुनावी वाला है। 5 साल 10 साल ये सब के 5 साल 10 साल के बाद आने वाली ये सब वैकेंसी, तो ये सब चुनाव के लिए, चुनाव में ही वैकेंसी आती है। इसीलिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि चुनाव आए, जिससे नेता वैकेंसी दे। ये सब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपके लिए 5 साल में कितना बार चुनाव होना चाहिए आपके हिसाब से? हम लोग से के अनुसार तो हर साल होना चाहिए। कारण मतलब स्टूडेंट होने के कारण हर साल होना चाहिए। कारण ये कि वैकेंसी हर साल चुनाव होगा और हर साल वैकेंसी मिलेगी, तो हम लोग के लिए तो ये हो जाएगा। लेकिन अब खर्चा वगैरह ये हो सकता है कि अलग बात है कि चुनाव में जो नेता ये सब खर्चा करता है, लोग बहुत सारे जो भी खर्चा करता है लोग, तो ये सब तो नुकसान ही है। हर साल चुनाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि नेता चुनाव में ही काम करता है लोग, इसके अलावा सोया रहता है लोग। पैसा जो भी है लगभग चुराता है लोग, और चुनाव के समय बांटता है लोग। चुनाव के समय बहुत सारी योजनाएं लाता है लोग,
तो सब चुनाव ही काम करता है लोग, नहीं तो ऐसे सोया रहता है। तो इसीलिए चुनाव हर साल होना चाहिए अगर बोलें तो। और हम एक छात्र हैं तो हमारे लिए तो और ज़रूरी है कि हर साल वैकेंसी देगा और उसी साल में पूर्ण करेगा। नहीं तो क्या है कि चुनाव बाद भी जो वैकेंसी आती है तो वैकेंसी तो आ गई, लेकिन कब कंप्लीट होगा, जब अगला चुनाव आएगा तब होता है। तो इसीलिए अगला चुनाव मतलब 5 साल बाद होता है। यदि 1 साल में होता तो उसी साल कंप्लीट करना होता, तो इसलिए हर साल होना चाहिए। अभी तो पहले तो 2 ही नज़र था, अब तो 3 कोण नज़र हो गया, जैसे कि जन स्वराज नया हो गया। नहीं तो पहले या तो बीजेपी और नहीं तो आरजेडी, एनडीए या महागठबंधन 2 ही, एनडीए या महागठबंधन 2 ही। लेकिन अब एक और जन स्वराज भी पार्टी आ गई है, लेकिन जन स्वराज बहुत दूर है। इसलिए हम लोग जैसे इन लोग का जो घोषणा पत्र है उसके अनुसार आरजेडी ही आना चाहिए और सीएम तेजस्वी ही होना चाहिए। कारण ये है कि नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम किए, बहुत अच्छे से काम किए, लेकिन वो बूढ़ा हो गए हैं। अब उनसे सरकार चल नहीं रही है। उनके मानसिक स्थिति भी अब वैसे नहीं रही जो पहले थी। तो अब वो ऐसे भी उनका जो गठबंधन है एनडीए का, वो भी सीएम जीतने के बाद भी वो सीएम नीतीश कुमार रहेंगे नहीं। तो दूसरा अगर चर्चित चेहरा देख लीजिए तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। यदि ये बने तो पहले तो ये खुद अपराधी हैं, ये लायक हैं नहीं, तो इसलिए तेजस्वी ही बनना चाहिए। अभी के अनुसार आप यदि प्रशांत किशोर को हटा दें, जन स्वराज को हटा दें, तो बनना चाहिए कि तेजस्वी यादव, आरजेडी आना चाहिए, महागठबंधन। कहीं आप जाति की वजह से नहीं ना बोले कि आप आरजेडी को वोट देंगे? आप हमारे जाति के सवाल उठा सकते हैं, ये सवाल सही है कि आप उस जाति से आते हैं तो आप आरजेडी को पसंद करना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि आप देख लीजिए, आप उनकी तुलना करके देख लीजिए, तेजस्वी आएगा तो उनकी देख लीजिए आप घोषणा पत्र वगैरह कि वैकेंसी आएंगे तो 20 दिन में देंगे नौकरी वगैरह, और ये तो आप ये कह सकते हैं कि इतना कैसे नौकरी देगी, लेकिन दिया तो है। 17 महीना आप पिछले देख लीजिए, नीतीश के साथ 17 महीना तेजस्वी यादव काम किया, उस समय बहुत सारी वैकेंसी आई और उसी समय मुद्दा चेंज हो गया। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं रोजगार पे, सरकारी नौकरी पे और पलायन पे, किसका बदला हुआ है? पहले तेजस्वी यादव अब प्रशांत मिलकर दोनों मुद्दा चेंज कर दिए हैं। ये दोनों नहीं तो पहले, अब आप एनडीए के देख लीजिए किस पे चुनाव लड़ती है। हम मंदिर मस्जिद पे चुनाव लड़ती है। और बताइए, ये 20 साल लगभग 20 साल से ये शासन में है और गिनाएगा पहले के शासन कि जंगल राज चुनाव जो आप देख लीजिए, कभी भी उसका ऐड देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, क्या बोलेगा कि जंगल राज को आ जाएगा फिर से, इसीलिए हमको वोट दीजिए। इसको काम गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए बोलेगा कि 20 साल 25 साल पहले वाला बात बताएगा कि जंगल राज फिर से आ जाएगा, इसीलिए हमें वोट दीजिए। बड़े इसमें इन्होंने जो और इसके अलावा और कुछ भी वादा नहीं है इनको, नहीं पलायन रोकने के लिए, नहीं रोजगार देने के लिए, नहीं सरकारी नौकरी देने के लिए, कोई इनका ये सब मुद्दा है ही नहीं। केवल मंदिर मस्जिद करेंगे, जंगल राज आ जाएगा फिर से, इसलिए हमको वोट करिए, ये सब बोलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बोलेंगे तो ठीक है, 20 साल से आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही केवल बना रहे हैं, नहीं रोजगार वगैरह की बात करते नहीं कुछ। अभी के अनुसार आप देखिएगा तो अभी एनडीए सरकार क्या बोल रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनिए कहिए। 20 साल से आप वही किए, आप फिर वही बोल रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे और तब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे इसलिए हमें वोट करिए। तो 20 साल से क्या कर रहे थे? वो तो करना चाहिए आपको। आप बोल रहे हैं कि हिंदू मंदिर वगैरह बनाएंगे, तो 20 साल से क्या कर रहे हैं? सब चुनावी में ये सब करना है और सब पहले क्या करना है? तो जन स्वराज के जो घोषणा पत्र है, चाहे वो जन स्वराज प्रशांत किशोर के आप भाषण में देख लीजिए, कहीं भी ये नहीं बोलेंगे कि हम सरकारी नौकरी देंगे। रोजगार की बात करेंगे लेकिन उस स्वरोजगार वगैरह के ये सब बोलेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी के बात नहीं करेंगे। तो हम तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं, तो कैसे मतलब हम कैसे उनको पसंद कर सकते हैं यदि वो वैकेंसी ही ना दे? वैसे उनका मुद्दा बहुत बढ़िया है। जैसे पलायन पर बोलते हैं, बहुत सुंदर, पलायन रुकनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये सब। जैसे बोलेंगे रोज़गार खुद से क्रिएट कर 10-15 हज़ार के लिए वैसा व्यवस्था बनाने के लिए, बहुत सुंदर, वो भी बहुत सुंदर। लेकिन सर हम अपने अनुसार बोले
तो सरकारी नौकरी के बात नहीं करते हैं, इसलिए नहीं। एक तो ये हो गया कि सरकारी नौकरी की बात नहीं करते, दूसरी ये हो गया कि अभी वो बहुत दूर है। हम हमारे यहाँ पहुँच गए हैं लेकिन मेन वोटर के पास नहीं पहुँचे। मेन वोटर मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादा वहाँ नहीं पहुँचे हैं। ये सोशल मीडिया पे है लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं, वहाँ नहीं पहुँचे हैं। इनके हम मेरा गांव जहाँ है वहाँ पे हम पिछले छठ में अभी घर गए, वहाँ हम पूछें कि जन स्वराज के नाम सुने, तो बोले कि नाम सुने। हम पूछे कि कोई और बताइए उनका लोगो क्या है, तो वो सब मालूम ही नहीं है। गांव के जो मेन वोटर हैं, वो देने वाले जो वोटर हैं मेन, जो वोट देने वाले हैं उनको ये मालूम ही नहीं है। केवल इतना मालूम है कि जन स्वराज और प्रशांत, बस उतना सुन लिए हैं बस। उनको ना उनका पार्टी के लोगों का नाम पता है ना कुछ भी। तो ये जन स्वराज, इस प्रकार जन स्वराज बहुत दूर है, इनको तो हटा दीजिए। अब मेन में आ जाइए, जो मेन टक्कर के हैं जैसे महागठबंधन और एनडीए, इनमें से अगर चुनना हो तो हम गठबंधन को चुनेंगे। कारण ये है कि जो एनडीए है, एनडीए है, उसका हमें स्टूडेंट है देख, तो पहले ये रोज़गार जहाँ भी है वहाँ पे रोज़गार, सरकारी नौकरी वगैरह नहीं दिया है, किसी भी प्रकार के रोज़गार नहीं दिया है। सरकारी नौकरी हो चाहे आपको रोज़गार उपलब्ध प्राइवेट हो, कोई किसी भी प्रकार का रोज़गार नहीं दिया है। नहीं ये पलायन पे बात करेंगे, तो ये पलायन पे नहीं बात करेंगे, नहीं कुछ भी। अभी तो बनाते हैं, रोड तो बनाते हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोलेंगे तो रोड बना रहे हैं, तो इनकी सरकार तो 20 साल से है तो रोडें बना रहे हैं केवल, इसके अलावा और ऊपर बढ़िए। तो अभी भी आप चुनाव में देख लीजिए, इनका उतना ही बात है जो घिसा पीटा जो पहले से बोलते आए हैं। जैसे बोलते आए हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हम रोड बना दिए बहुत सारा, तो उस पर वोट दीजिए। फिर बोलेंगे कि और मंदिर बना दिए, इस पर वोट दीजिए। फिर बोलेंगे कि जंगल राज से बचने के लिए हमें वोट दीजिए। तो अभी भी तो जंगल राज है। अभी बताइए, कल की घटना है, मोकामा में दिन दहाड़े हत्या करके मार दिया गया, तो उसको क्या बोलेंगे? वो सुशासन की सरकार है। अभी बताइए, एक कुछ दिन और पहले जाएंगे तो पटना में एक उद्यमी को मार दिया गया, कलेक्टर ऑफिस से लगभग 100 मीटर 200 मीटर दूरी पे मार दिया गया। मतलब वहाँ से अगर पुलिस दौड़ के भी जाती ना तो बचा लेती। ये बताइए, ये कौन सा सुशासन की सरकार है आपका? तो ये सब केवल कहने की चीज़ है कि सुशासन है, ये सब कुछ नहीं है, केवल कहने के है। जंगल राज ये लोग बोलते हैं 20 साल पहले का बिहार ऐसे ही था। आप जब लालू यादव के जब उनको मिला, ये उनको नेतृत्व करने को मिला, तो उस समय क्या था? पहले आदमी को वोट नहीं कोई जो भी जनरल वोट नहीं देने दिया जाता था। तो पहले आदमी न्याय न करेगा, सामाजिक न्याय, कि पहले बिल्डिंग वगैरह बनाएगा। तो पहले और बताइए, बिल्डिंग वगैरह ये सब जो भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा लगेगा, तो उस समय बजट भी उतना था नहीं था। अब के जो बजट है, पहले के जो बजट था, उसमें भी अंतर था। और पहले तो उस सामाजिक एक के स्तर पर काम किए, तो तब तक सरकार उनकी चली गई। फिर आई बीजेपी, तो 20 साल से ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना रही है, न कभी रोज़गार ये सब पे बातें नहीं करती है। तो इसलिए ये भी छट गए, एनडीए भी ख़त्म हो गया यहाँ से। और अगर मान लीजिए एनडीए के अगर बोलें तो जदयू के जो सीएम है, एनडीए के सीएम चेहरा मतलब रहे हैं जो सीएम नीतीश कुमार, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो सीएम ये उनको पार्टी तो पहले बनाएगी नहीं, और बना भी दी अपनी पॉलिटिकल के लिए, राजनीति के लिए बना भी दी, तो हम लोग के लिए, बिहारियों के लिए दुर्दशा है। जब वो स्वस्थ हैं ही नहीं तो वो सरकार चला ही नहीं। उनके जो भी है चमचा बेलचा वो सब चला रहा है, वो तो चला नहीं रहे हैं। वो अभी इनका स्तर पूरा मतलब दिमागी हालत इतना ख़राब हो गया कि उनका दूसरा कोई चला रहा है, केवल वो प्रतीक के रूप में है कि हाँ बिहार के सीएम नीतीश कुमार है। तो इसलिए वो बिहार के सीएम वो रहेंगे नहीं, बच गए। अगर चर्चित चेहरे में देखें, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वो तो खुद गुंडा है। वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं, उनको खुद ही मालूम नहीं है कि कब 10th पास किए हैं। वो बताते हैं कौन सा PFC करके कोई कोर्स के नाम बताते हैं, जो कि हम लोग आज तक सुने नहीं हैं। तो वो तो हैं। अब बताइए, अगर आप तीनों में से तुलना करें, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी, इन तीनों में एक हैं, नीतीश कुमार बहुत बेहतर हैं, तेजस्वी से बहुत बेहतर है, लेकिन अभी नहीं है। पहले थे लेकिन अभी नहीं है। तो इसीलिए सम्राट अब बच गए, नीतीश को छाड़ दीजिए, अब बच गए सम्राट चौधरी और बच गए तेजस्वी यादव। इन दोनों में सम्राट और तेजस्वी में तुलना करिए, सबसे बेहतर आपको मिलेगा तेजस्वी यादव। इसलिए हम
अब की बार आरजेडी महागठबंधन और तेजस्वी यादव का सरकार बनना चाहिए। नीतीश कुमार सीएम बन ही नहीं सकते हैं यदि उनकी गठबंधन जो भी उनकी पार्टी है वो खुद ही नहीं बनाएगी, और क्योंकि उनकी मानसिक स्वास्थ्य बहुत मतलब ख़राब हो गया है, वो अभी सही हालत में है ही नहीं, तो इसलिए वो सीएम पार्टी भी नहीं बनाएगी। अगर बना भी दी तो बिहारियों के लिए दुर्दशा है, उनको बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो आदमी अस्वस्थ है, तो इसलिए हम लोग पॉलिटी में पढ़ते भी हैं कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया वो सीएम नहीं हो सकता। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, तो सम्राट चौधरी हो गए, खुद उन पर अपराधी मामला है, खुद गुंडाई किए हैं, तो वो कैसे सीएम बन सकते हैं? वो खुद नाम, अभी प्रशांत किशोर उन पर आरोप लगाएं कि ये नाम राकेश, पहले इनका नाम राकेश यादव था, राकेश कुमार, इनका नाम राकेश कुमार था, तो नाम बदले हैं, अभी सम्राट चौधरी नाम रखे हैं। इन पर खुद अपराधी मामला लगा हुआ है, ये खुदे दोषी भी हुए हैं, तो वो कैसे सीएम बन सकते हैं? वो तो खुद गुंडा है। अब तेजस्वी यादव, इसके अलावा कोई हमारे पास समझ लीजिए, यदि आप जाति के आधार पर बोल रहे हैं तो कोई विकल्प भी नहीं है। तुलना करके यदि हम देखें तो तेजस्वी के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। सम्राट प्रशांत किशोर आएंगे नहीं, उनका इतना सीट नहीं मिलेगी, तो सीएम नीतीश कुमार सीएम बनेंगे नहीं, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब है। सम्राट चौधरी गुंडा है, तेजस्वी उससे तो बहुत बेहतर है। सम्राट और तेजस्वी की तुलना करें तो तेजस्वी तो बहुत बेहतर है, इसलिए तेजस्वी चाहिए। चुका है बिहार भैया फिर से एनडीए सरकार।